हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स गार्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के डोज वन वो भी मेंस का लेकर आए हैं। जो हमारे सीजीएल के सीपीयू सीएचएल सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सीडीएस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स में तो इस तरह की मैथ्स आपको देखने को मिलेगी। तो आपको इसका पीडीएफ भी मिलेगा इन 10 क्वेश्चंस का। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पर जाकर मैथ्स गार्ड नाम से, और मेरे टेलीग्राम चैनल को सर्च कर सकते हैं मैथ्स गार्ड से और ज्वाइन कर लीजिए। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है ये नंबर। तो मैं क्वेश्चंस की बात करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ द पॉलिनोमियल। दिस इज गिवन पॉलिनोमियल एंड उसका आपसे एचसीएफ पूछा है। देखिए, क्योंकि मैं मेंस के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं जानता हूँ कि एचसीएफ आपको मालूम होगा क्या होता है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सब में कॉमन हो। तो मुझको जो गिवन है मैं पहले उसको जरा लिख लेता हूँ। x की पावर 4 माइनस 3x प्लस 2 एंड x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, और एक आपके पास है x की पावर 4 माइनस 1। क्योंकि ये तो देखिए साफ साफ दिख रहा है कि आप इसे लिख सकते हो इस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसको दोबारा से आप लिख सकते हो x प्लस 1 और x माइनस 1 के फॉर्म में। ठीक है, तो अब इन तीनों में तो अब आपको देखना है ये इसको भी फैक्टराइज करें इसी फॉर्म में, है ना। फिर देखिए क्या कॉमन आता है। जब मैं इसकी तरफ गया तो मैंने इन दोनों को देखा है, एक्स क्यूब और माइनस 1। सो एक्स क्यूब माइनस 1। सो जब मैं एक्स क्यूब माइनस 1 को देखूंगा तो एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी। सो मैं डायरेक्टली ए माइनस बी, ए स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पर आपका x, सो ए स्क्वायर, ये a है और ये आपका b है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, सो x। ठीक है, और अब आपका इतना ये बाकी था तो आपने क्या करा, इसमें आपने माइनस 3x कॉमन ले लिया। जब आपने माइनस 3x कॉमन लिया तो आपका अंदर रह गया, जब आप माइनस 3x कॉमन लेंगे तो ये वाला जो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 3x कॉमन ले लिया तो खाली क्या बचा यहाँ पर, x, है ना। सो x बचा, और यहाँ पर ये माइनस 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर ये प्लस का क्या रह गया, माइनस। ठीक है दोस्तों, अब इस पूरे में से आपने x माइनस 1 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x, और यहाँ से क्या बचेगा, माइनस 3x। तो अगर यहाँ से देखो आप के एक्स माइनस 1 यहाँ भी आपको दिख रहा है, और ऐसे आप अगर सॉल्व करोगे तो ये माइनस प्लस का x, माइनस का 2x, तो यहाँ पर भी ये फॉर्मूला आपको मालूम चल गया कि किसका, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, और x माइनस 1 ऑलरेडी यहाँ लिखा है, तो ये सब कुछ मिलाकर x माइनस 1 का क्यूब बन गया। और अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो x की पावर 4 तो दिख रहा है, और देखिए x की पावर 4 के अगर माइनस 1 मिल जाए तो ये रिजल्ट मिलेगा। तो आपने क्या करा, प्लस 1 और माइनस 1 इसको भी दे दिया, तो x की पावर 4 माइनस 1 से आप ये रिजल्ट डायरेक्टली लिख लेंगे, है ना। बार बार थोड़ी लिखेंगे आप इस चीज को। तो x प्लस 1, x माइनस 1 एंड x स्क्वायर प्लस 1, और बचा कितना आपका, अब बचा इतना पार्ट ये, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 और 1 3। तो अगर आप माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो माइनस 3 कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, ये माइनस 3 कॉमन लेने से x रह जाएगा, और 2 और 1 3, प्लस का 3 है तो माइनस का 1। तो यहाँ पर भी आपको क्या कॉमन दिख रहा है, आपको x माइनस 1 दिख रहा है। या फिर आप इसको इतने को अगर छोड़ो, अगर आप इतने को देखो, ये पार्ट और ये पार्ट, इनमें कॉमन क्या है, x माइनस 1। तो मुझे देखिए यहाँ पर x माइनस 1 है, यहाँ पर भी x माइनस 1 है, और यहाँ पर भी। तो x माइनस 1 एक ऐसा टर्म है जो तीनों में कॉमन है। इसका मतलब यही आपका HCF है। ठीक है, तो HCF क्या होता है, ये तीनों में कॉमन। चलिए हम इस क्वेश्चन पे आए। तो ये क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये a सपोज ये b है, तो ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d इज इक्वल टू e अपॉन f, और मैं हर किसी को k के इक्वल मान लेता हूँ। तो जब आप ये रिजल्ट इस तरह से लिखा हो कोई चीज, तो आप उसे इस तरह लिख सकते हो, a प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ बराबर k।
तो अब इस तरह से लिख सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, कह रहा है भाई दो इक्वेशन है, दोनों को कंपेयर करो। सो एक्स और वाई के फॉर्म में एक इक्वेशन बनेगी, ऐसे ही इस थर्ड वाली को सेकंड या फर्स्ट से कंपेयर करो तो एक्स और वाई के फॉर्म में इक्वेशन बनेगी। अब दो इक्वेशन आपके पास एक्स और वाई के फॉर्म में, तो आप वहां से एक्स और वाई निकाल लीजिए और उनका सम कर दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। एक बात तो ये हो गई, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब हमारे सामने एग्जाम में आता है तो हमको थोड़ा जल्दी से करने का हमारे पास टारगेट रहता है। तो अगर आप इस चीज को समझें, अगर इस प्रॉपर्टी को यूज करें, तो मैं आपको बहुत जल्दी इसका आंसर निकाल कर दिखा सकता हूँ, जो आप भी कर सकते हैं। तो देखिए आप क्या करें, a प्लस a अपॉन बी सी अपॉन डी, अगर मैं इधर माइनस माइनस रख दूँ कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई, माइनस से डिनोमिनेटर, माइनस से न्यूमिनेटर। लेकिन जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का e और माइनस का f। तो जब आप इनको ऐड करते हैं तो पहले डिनोमिनेटर को देखिए 1 प्लस 8 और माइनस का 9, तो 1 प्लस 8 9 होता है, और 9 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 9 हो जाएगा 0, तो 0 इंटू के 0। अब जो आपको सिर्फ आंसर देना वो देना a प्लस सी माइनस ई बराबर क्या है, 0 है। तो यहां से एक इक्वेशन आपकी निकल जाएगी। चलिए तो हम डायरेक्टली यहीं पर ऐड कर लेते हैं, लिखते हैं 5 और 3 8, और 8 में से 11 गए तो माइनस के 3x। ठीक है भाई। अब y की बारी, माइनस का 7 प्लस का 2, तो माइनस का 5y है, माइनस का 5y, और इसमें से आपको माइनस करना है, ये माइनस का 7 और माइनस का 2 कितना हो गया, माइनस का 5y, और इसमें से माइनस का 4y माइनस करना है, तो माइनस का 4y, तो कितना हो गया, 5 और 4 9, तो ये हो गया माइनस का 9y। अब प्लस का 10 प्लस का 1, ये हो गया 10 और 1 11, 11 में से, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 11 और 10 कितना हो गया 21, तो माइनस का 21, और हर कोई 0 के इक्वल। चलिए यहां से कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 3, सो यहां पर हो गया ये x, 3 3 जा 9 प्लस, और ये हो गया प्लस का 7, और प्लस का 7 हो गया ये आपका, यस और नो। और ये देखिए 3 से कॉमन लेंगे ना, तो ये प्लस का 7 हो गया, सॉरी माइनस का 7 हो गया, माइनस का 7 ये जाके हो जाएगा प्लस का 7। तो आपके पास एक इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। अब हो सकता है कि आप ये करें कि आप पहली और दूसरी इस इक्वेशन को और इक्वेशन को कंपेयर करके x और y की इक्वेशन बना लें, सॉल्व करें। एक इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है, एक आप निकाल लें। लेकिन मेरा मानना ये है, जब आपके पास x और y की इक्वेशन आ गई है और ऑप्शन में आपसे x और y का सम पूछा है, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर भी x y छिपे होंगे। तो मैं ये जानता हूं कि कोई दो x और y ऐसे रखे जाएंगे, इनको ऐड करने पर प्लस पॉजिटिव केस होएगा ही नहीं। अब हम बात करते हैं बचे 3 में से। अब जैसे 1 है तो 1 क्या होगा, 0 और 1, तो कोई भी फॉर्म इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये भी हटा दीजिए। 2 कैसा हो सकता है, 2 और 1 और 2 और 0, यस और नो, 2 और 1 और 2 और 0। तो जब आप 2 रखेंगे यहाँ पर, मान लीजिए x y बना दीजिए, ऐसे y x बना दीजिए, कोई भी ऐसा फॉर्मेट, क्योंकि x से अगर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 प्लस 0 0, और 2 प्लस 0 करोगे तो 7 तो आने से। अब 3 क्या होता है, 3 और 1, सॉरी 3 और 0, और क्योंकि सम आना है ना 3, और 2 और 1, जब आपने 2 1 को देखा तो अगर y को 2 रखो, 3 2 या 6 और x 1, तो 7 बराबर 7 आ गया। तो मेरे हिसाब से ये सी ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों ये ज्यादा आपके लिए सुटेबल रहेगा, अदरवाइज आप 2 इक्वेशनों को सॉल्व करो, जितनी देर में सॉल्व करोगे उतनी देर में ऑप्शन चेक हो जाएंगे आपके। समझ में आ रही बात? तो मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट वे है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। The angle of elevation of a top of an incomplete vertical pillar at a horizontal distance 100 meter from its base is 45 degree. If the angle of elevation of a top of a complete pillar at the same point to be 60 degree, then the height of the incomplete pillar is increased by। देखिए किसी ऊर्ध्वाधर खंबे, मतलब ये खंबा है ये, ठीक है, और ये ग्राउंड पर क्या बना रहा है, ये एक पिलर है, और मैंने मान लिया इसकी हाइट जो है h है, छोटा h।
द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब होता है नीचे से ऊपर देखना, नीचे से ऊपर देखना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ एन इनकम्प्लीट पिलर, अब ये इनकम्प्लीट पिलर है, इसका मतलब कंप्लीट ये यहां तक होगा कंप्लीट, ये इनकम्प्लीट है यहाँ पर, यहाँ से नीचे देखने में 45 डिग्री का आपको एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर देखना। कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा, और जो उसका बेस लाइन होगी वो अर्थ होगी, धरती, ग्राउंड लेवल से वो उसको देगा, किससे देगा, ग्राउंड लेवल से, है ना। कितना दूर है ये, 100 मीटर का उस पिलर से इसका डिस्टेंस है। ओके, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ कंप्लीट पिलर एट अ सेम पॉइंट 60 डिग्री, अब आप इसी पॉइंट से इसके ये पिलर को कंप्लीट करने का ये टॉप है, ये आप देखते हो, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है ये बड़ा वाला, ये बनना है 60 डिग्री। सीधी सी बात है, जितना ऊपर देखोगे आपको मुंह उतना ऊपर उठाना पड़ेगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही बढ़ जाएगा। ठीक है, पॉइंट सेम है, यहाँ पर बंदा जो है पॉइंट सेम है। देन द हाइट ऑफ द इनकम्प्लीट पिलर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय, तो ये पिलर इनकम्प्लीट है, कितना हाइट इंक्रीज करना पड़ा, मैंने कहा h हाइट इंक्रीज्ड करना पड़ा। तो देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में मेन होता है आपका फिगर, अगर आप फिगर बना लेते हैं तो बहुत आसानी से चीजों को सॉल्व कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ, और वो भी रेशियो के फॉर्मेट में। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, नंबरिंग डाल देता हूँ, ये A है, ये B, ये C, दिस इज पॉइंट D। नाउ यहाँ पर देखिए एक ट्राइंगल, आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। दो ट्राइंगल है, पहला है आपका ACD, ACD। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में आपको ध्यान रखना है, जब आप tan लेते हो तो ये तो होता है आपका परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, जब भी आप इसको थीटा मानते हो, ठीक है ना। तो अपन को क्या करना है, क्योंकि आपको दिस साइड ये बेस और ये हाइट इन्हीं का ही रिलेशन है, तो जो भी रिलेशन लेने वाले हैं हम tan में ही लेने वाले हैं। तो tan, जब मैंने ट्राइंगल ACD लिया तो ACD बड़ा वाला, इसमें tan 60 डिग्री है, कितना है, tan 60 डिग्री, ठीक है ना। तो tan 60 डिग्री कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर, आप कहेंगे साहब यहाँ पर परपेंडिकुलर है AC और बेस कितना है CD, और tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3, तो आप इसे √3/1, तो मैंने इसे रेशियो के फॉर्म में लिख लिया, AC रेशियो CD, ये है आपका √3/1, ठीक है। इसी फिगर में सारा सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपको एक बार समझ लीजिए, आप अगर आपने आता है आपको बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो एक बार समझ लीजिए। और जब मैं BCD की बात करूंगा, tan 45 होता है 1, तो 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का BC/CD, सो BC/CD। तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा वो आएगा BC रेशियो CD का 1:1, क्योंकि मैंने किसके इक्वल करा, tan 45 के, और tan 45 होता है 1, ठीक है। जैसे यहाँ पर tan 60 की डिग्री √3/1 होती है ना वैल्यू। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे कॉमन जो हमारा कॉमन है, देखिए CD यहाँ भी 1 है, CD यहाँ भी 1 है, तो यहाँ अब कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर कुछ भी जैसे CD यहाँ पर 2 होता तो इसको भी 2 बनाना पड़ता, मतलब जो चीज कॉमन है उसको सेम करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आपको गिवन क्या, आपको गिवन है CD गिवन है आपको, तो CD कितना है, देखिए 1, तो आप कह सकते हो ये 1 है, ये 100 के इक्वल है। तो आपको दोस्तों फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है AB। तो क्या AB डायरेक्टली है, नहीं है ना, तो AB कैसे निकलेगा, AB निकलेगा जब आप AC माइनस BC करोगे, तभी तो आपको मिलेगा AB। अब आपके पास AC है, बिल्कुल √3, AC क्या है √3, BC क्या है, BC है 1, मतलब √3 - 1 की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे, 100 × √3 - 1, तो 100 × √3 - 1, ऑप्शन नंबर C एकदम करेक्ट है। तो दोस्तों कहीं किसी तरीके में फंसने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, बस रेशियो। अब आप चाहते तो इस फिगर में भी ये चीजें लिख सकते थे, है ना, इस फिगर में भी आप ये चीजें लिख सकते थे कि यार ये पूरा AC तो है √3 और इसमें जो BC है 1, ये तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ये होगी √3 - 1, और अगर जो आपका CD है वो है 1, सो 1 की वैल्यू अगर 100 है तो √3 - की वैल्यू कितनी होगी, √3 - 1 × 100, मतलब डायरेक्टली भी इसको 2 से 3 लाइन में आंसर कर सकते थे, बशर्ते आपको ये बात यहाँ पर समझनी थी, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका आंसर है, आगे बढ़े। ओके, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x + 2y = 3 and 3x + 6y = 9 हैज, अभी देखिए
आपको मालूम होना चाहिए इक्वेशन अगर लिखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन है, ए सी टू इज इक्वल टू 0। तो अगर आपको इस बात को ध्यान से समझ लीजिए कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब ये क्या कांस्टेंट है। ये क्या है? ये ऐसे मैं इनको नाम दिया ना, इसको भी मैं नाम दे देता हूँ। ये 1 है तो ये 2 है ना, इसको 2, और ये अगर 1 है तो ये 2 है, इसको भी 2 दे देते हैं। ठीक है भाई, तो y तो y रहेगा, y में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो चेंज किस में आएगा? इनके ये जो कोफिशिएंट है। सो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1। इसको बोलते हैं हम इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। इसका मतलब कि एक ही लाइन है, लाइन कैसी है? एक है। इन्फिनिट मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, उसको बोलते हैं इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब अपन इक्वेशन देखते हैं, इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 9। अगर आप देखो इसमें से 3 को कॉमन ले लो या 3 से इसको डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो ये दोनों इक्वेशन कैसी है? सेम है। मतलब अगर ये 1 है तो ये 1 है, मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, मतलब a1 अपॉन a2, a1 a2 2 2 3 3, सब कैसे हैं? आपस में इक्वल है। कैसे है? सब आपस में इक्वल है। a1 भी 1 है और ये भी 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 3। तो देखा जाए ये सब आपस में कैसे है? 1 2, है ना। तो इस तरह का जो बनती है उसको बोलते हैं इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। एक इन्फिनिटली एक के ऊपर एक कोइंसिडेंट हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर लाइन कोइंसिडेंट कर रही है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। A hollow sphere of internal and external diameter 4 and 8 सेंटीमीटर। hollow sphere है, sphere मतलब गोला, hollow मतलब कुछ इस तरह का होगा, ये इसका सेंटर होगा। ठीक है, A hollow sphere of internal and external diameter, internal diameter मतलब ये और external diameter मतलब ये पूरा, इस तरह से ये पूरा 4 and 8। तो यहाँ से आप इंटरनल डायमीटर रेडियस कह सकते हो 2 और इसकी रेडियस कह सकते हो 4। मेल्टेड इनटू अ कोन ऑफ बेस डायमीटर, इसको मेल्ट करके कोन में बदल दिया गया। किसमें बदल दिया गया? कोन। ये है वो कोन। ठीक है, कोन की भी रेडियस और हाइट होती है। व्हाट इज द हाइट ऑफ अ कोन? तो ध्यान रखिए, जब भी आप एक से दूसरे को कन्वर्ट करते हैं 3D फिगर को, स्फीयर और कोन, तो इनका जो वॉल्यूम होता है वो दोनों का कैसा होता है? सेम होता है। तो इसका वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। बट यहाँ पर जो r होगा वो एक्सटर्नल, क्योंकि r क्यूब होता है तो हमें इस r क्यूब को ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा, जो एक्सटर्नल r का क्यूब माइनस इंटरनल r का क्यूब, क्योंकि एक हॉलो स्फीयर है। तो एक्सटर्नल r डायरेक्टली यहाँ से देखिए क्या था? 4, तो 4 का क्यूब मैंने लिख लिया 64। इंटरनल क्या था? 2, क्योंकि डायमीटर है ना, आधा करेंगे तो रेडियस बन जाएगा। और 2 का क्यूब क्या होता है? 8 बराबर कोन 1/3 पाई r। आपको r गिवन है, इसका r कितना है? डायमीटर दे रखा है तो इसका r हो जाएगा 8, सॉरी 8 का आधा 4, 4 का स्क्वायर 16, 1/3 पाई r स्क्वायर h। और h आपको दोस्तों फाइंड करना है। सबसे पहले तो पाई से पाई उड़ा दो, ये कट गया पाई, 3 से 3 कट गया ये। अब छोटी मोटी कैलकुलेशन बची है जो कि आप कर सकते हो। 4 इंटू 64 में से 8 गए 56, और ये 16 क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। और आपको यहाँ पर ये h फाइंड करनी है। ठीक है, सो 4 से 4 टाइम, और 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो h कितना आया? 14। दोस्तों बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बस ध्यान रखना वॉल्यूम सेम होता है, और एक जो हॉलो स्फीयर होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है? 1/4/3 स्फीयर की बात करूं पाई r क्यूब, और r क्या होगा? यहाँ एक्सटर्नल माइनस इंटरनल। ठीक है ना, ये होता है वॉल्यूम। आगे बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको मोस्टली सीडीएस में जरूर मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, है ना। और ये एक तरह का नंबर लाइन का क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी भी कह सकते हो आप। ये आपको सीजीएल के मेंस में जरूर मिल जाता है, और अभी हाल फिलहाल में देखने को भी मिल रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि जो x है वो 8 और 6 के बीच में लाई कर रहा है, और उनके बराबर भी है। ये इसका साइन होता है ग्रेटर का। अगर यहाँ पर एक बंदा है, ये कह रहा है
8x से बड़ा है और बराबर, इसका मतलब क्या है, ग्रेटर और इक्वल, ठीक है ना। अगर मैं इसी को मैं इस तरह से कहूँ 8 को, 8 के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, तो 8 अभी लेस देन और इक्वल है, ठीक है। तो होता क्या है, ये एक नंबर लाइन पे बने हुए होते हैं, और x की बात हो रही है, x क्या है 8 और 6 के बीच में, तो नंबर लाइन पे मान लीजिए कहीं यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 6 है, ठीक है। 8 और 6 के बीच में कौन सा इंटीजर आता है, तो आप कहोगे सर 7, यस और नो, मतलब 6 और 8 के बीच में 7 लाई कर रहा होगा। तो अगर 7 लाई बिल्कुल कर रहा होगा तो 7 इस इन इक्वेशन, जिस भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो भी आपका रिजल्ट होगा। समझ में आ रही है बात। तो चलिए वही काम हम यहाँ पर देखते हैं। तो आप अगर इन चारों ऑप्शनों को देखें तो सबसे पहले तो आपका जो भी रिजल्ट होगा वो लेस देन, ये मतलब इन दोनों साइंस के साथ होगा, ग्रेटर और इक्वल या लेस देन और इक्वल। सबसे पहले उन ऑप्शनों को हटा दो जिसके अंदर ये है नहीं, ये इसमें देखिए लेस देन का साइन नहीं, आपने इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 7 को पुट करते हैं। देखिए 7 में से 1 गया, 7 माइनस 1, 7 माइनस 6 और 7 माइनस 8 इस, तो 7 में से 6 गया है, ये आया 1 बट ये आया माइनस, तो -1 की क्या -1 0 से बड़ा हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। अब आपने इसमें चेक करा तो 7 माइनस 6, बिल्कुल मेरे हिसाब से ये दोनों ऑप्शनों में कोई डिफरेंस नहीं लग रहा, तो टाइपिंग एरर हो सकती है क्योंकि ये भी सेम ही रिजल्ट देगा। हम इसको और चेक कर लेते हैं। सो x माइनस 6, so 7 minus 6 is 1 and 7 minus 8 is -1, so -1 into -1, so तो 0 -1 से बड़ा है। समझ में आ रही बात, 0 -1 से बड़ा है, मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों को सेटिस्फाई करे, एक भी चलेगा। तो 0 आपका -1 से बड़ा है, हाँ बिल्कुल बड़ा है। तो 0 अगर -1 से बड़ा है और ये सेटिस्फाई कर रहा है 7 से, तो आई थिंक सी ऑप्शन आपका, आई थिंक क्या यही करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। और एक बार इस ऑप्शन को और हम बाद में देखेंगे, लेकिन इतने से आपका मालूम चल रहा है कि ये आपका एकदम करेक्ट रिजल्ट है, ठीक है। ओके, सो चेक करने में मालूम चल रहा है कि यहाँ पर ये साइन नहीं है ना, तो ऑलरेडी ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो आपको जो भी अपना आंसर चेक करना था वो इन दोनों में से चेक करना था, ठीक है। मैंने कुछ नहीं बोला, 6 और 8 के बीच में जो पूर्णांक आप इंटीजर कह सकते हो वो 7 है। 7 जो सेटिस्फाई कर दे जिसको भी इक्वेशन को, वही आपका रिजल्ट होगा। तो 7 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि -1 0 से छोटा है, ठीक है। आगे बढ़े। What are the roots of the quadratic equation? आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उसके मूल पूछे हैं रूट्स, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहले इसको हम लिख लेते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर x प्लस 1 बराबर 0। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में लिखा है, तो जब आप इस इक्वेशन और इसको देखेंगे तो क्या कॉमन लग रहा है आपको दोनों में। मैं इसको लिख लेता हूँ इस तरीके से, और जब x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ax स्क्वायर और यहाँ पर ये माइनस bx स्क्वायर प्लस 1। अब मुझे बताइए क्या कॉमन दिख रहा है आपको इन दोनों के अंदर। तो इन दोनों में आप देख सकते हैं आपको a स्क्वायर यहाँ पर भी और x, तो a स्क्वायर x कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा b स्क्वायर x माइनस 1, और यहाँ पर देखिए b स्क्वायर x -1 अगर कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर x माइनस 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यही तो होता है, दो फैक्टर्स बनते हैं, उनके कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो a स्क्वायर x माइनस 1 एक इक्वेशन बनी और b स्क्वायर x माइनस 1 एक। अब आपको इनके रूट्स निकालने के इनको 0 के इक्वल करना पड़ेगा। तो 0 के इक्वल आप देखिए x क्या होगा 1/a स्क्वायर, और यहाँ से दूसरा रूट क्या होगा 1/b स्क्वायर, है ना, क्योंकि यहाँ जाके तो प्लस हो जाएगा। तो 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर पॉजिटिव में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े। चलिए, द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 616 स्क्वायर सेंटीमीटर if its radius change so that the area reduced by 75% and the radius become, देखिए एक स्फीयर होता है ये, है ना, 4/3 पाई r क्यूब उसका वॉल्यूम होता है अगर इसकी रेडियस r है। अब वो कह रहा है कि जो वॉल्यूम सरफेस एरिया है आपके पास दिस मच, अच्छा सरफेस एरिया क्या होता है, इसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ही
टोटल सरफेस एरिया होता है, दोनों चीज एक ही होती है, क्योंकि जब ये कोई भी गोल चीज होती है तो आप उसे ये नहीं कह सकते कि वो कर्व नहीं है, वो हर जगह से अपने लिए कर्व्ड रहती है, ठीक है। तो अगर वो कह रहा है कि एरिया रिड्यूस बाय 75%, तो उसकी रेडियस क्या होगी? देखिए ये 616 जो एरिया है ये 100% एरिया है। अगर एरिया 75% रिड्यूस हो गया तो 25% बचा है, मतलब 616 का 25% एरिया बचा हुआ है। किस स्फेयर के हिसाब से? अगर आप कोई स्फेयर उठाओ, स्फेयर का सरफेस एरिया पूछा गया है। ये बात समझ में आ रही है? मतलब 616 100% एरिया है सरफेस एरिया का। अगर उसकी रेडियस में चेंज हुआ तो 75% एरिया घट गया, तो 25% तो बचा है। तो 25% जो बचा है वो 616 का ही, तो 616 तो 100% एरिया है। तो इस हिसाब से वो एक 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या है? टीएस, टोटल सरफेस एरिया, क्या हमने इक्वल कर दिया 4 पाई आर स्क्वायर। अब अपन को क्या करना है? यहां से आर की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए 25 से 4 बार, ठीक है। अब आप अपन क्या करते हैं, 4 4 जो 16 और 16 से डायरेक्टली काट लेते हैं इसको, ठीक है। या फिर आप जैसे भी ब्रेक करना चाहो, ये आपके ऊपर चॉइस होती है, ठीक है। सॉरी, 4 4 जो 16 और 8 2 जो 16 होता है, मैं पहले 8 से काट लेता हूं, ठीक है। सो 8 8 8 जा 64, 8 7 जा 56, फिर 56 बचा। 8 से डायरेक्टली पूरा आपका नहीं कट रहा है, तो अपन ने पहले 4 से काटा। तो जब आप 4 से काटेंगे तो ऐसे 4 से काटा आपने, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, फिर कितना 21, 4 5 जा 4 5, 4 4 जा 16, ठीक है। 154 टाइम। फिर इस वाले 4 से काट लेते हैं। सो जब इस वाले 4 से काटोगे आप तो पूरा नहीं कटेगा, तो मैंने 2 से काटा, 2 से, और ये 2 7 जा 40, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, है ना। अब आपके पास क्या बचा? अब 77, और ये पाई आएगा तो नीचे 22, ऊपर पहुंचेगा 7, ओके। और ये डिनोमिनेटर में 2 आपका आएगा ही आएगा। आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब आपके पास ये आर स्क्वायर यहाँ पर, तो रूट आर ले लेता हूँ आर स्क्वायर की जगह, ठीक है। चलिए कैंसिल आउट करते हैं। तो ये कितने टाइम? ये 11 से काटते हैं तो 7 टाइम, ये 2 टाइम, तो 7 7 जा 49, 2 2 जा 4, तो 7/2 आपका रेडियस। सो रेडियस इज हाउ मच? 3.5, ठीक है दोस्तों। 3.5 आपका रेडियस आ गया, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। इफ x, y इज इक्वल टू 4, 1, मतलब x आपका 4 है, y 1 है। द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है mx प्लस y, और जो कि इक्वल कर रखा है इन्होंने 2x प्लस ny के, और ये सारा इक्वल किसके हैं? 5 के। तो आपसे m प्लस n की वैल्यू पूछी है। चलिए ऐसे आसान क्वेश्चन भी जो आपको पेपर में मिलते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। देखिए अगर मैं इसके इक्वल करूं और यहाँ पर x और y की इक्वेशन डाल दूं, वैल्यू डाल दूं, तो एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगी, सिमिलरली एक इक्वेशन x y की डालें यहाँ मिलेगी, दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, m प्लस n मिल जाएगा। चलिए तो करते हैं। तो जब मैंने पहला इक्वेशन यहाँ पर x कितना है आपका 4, तो ये हो गया 4m प्लस 1 इज इक्वल टू 5, और जब मैंने दूसरे में डाला, इस वाले में डाला, तो x कितना था आपका 4, 2 4 जा 8, है ना। 8 प्लस n रहेगा, y कितना है 1 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ से m की इक्वेशन निकालिए, यहाँ से n निकाल लीजिए, कितना हो गया 4 में, ये इधर गया तो माइनस का 1 4, तो m कितना आया आपके पास 1 आ गया, और ये n कितना आएगा आपका, तो माइनस का 8 हो जाएगा प्लस का 5, तो n कितना आएगा माइनस का 3, तो माइनस का 3 प्लस का 1 आपका क्या आएगा माइनस का 2, और यही आपका आंसर है, ठीक है, क्योंकि m प्लस n पूछा है ना आपसे। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, सिंपल सी है। चलिए, द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ये एक्सिस समझ लीजिए, ये ऐसे घूम के पूरा वापस से आ गया, ऐसा समझिए घड़ी होती है, ये पूरी घड़ी इस तरह से घूम के वापस से 1 बजा देती है, तो कितने डिग्री चल लेती है ये? आप कहोगे सर 360 डिग्री।
बिल्कुल, तो मैं कहूँगा 24 आवर्स में 360 डिग्री चला जाता है। व्हाट एंगल विल बी टर्न इन 4 आवर 12 मिनट। स्वयं के अपने कक्ष में चारों ओर घूमने में पृथ्वी 24 घंटे लगाती है, तो 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। एक घंटे में कितनी होगी, आप कहोगे 360/24। कईयों को पता भी होगा ये, है ना, मतलब क्लॉक पड़ी होगी तो आपको ये बात मालूम भी होगी। तो 4 घंटे 12 मिनट में कितना होगा, 4 घंटे 12 मिनट को ये आवर्स है, आवर्स में कन्वर्ट करें तो 12 कितना होता है, 12/16, सो 21/5। तो 21/5 की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 21/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इस कैलकुलेशन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सो 12 से कटे, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 2 24, 12 36, और 5 से कितना टाइम, 6 टाइम, 6 1 6। और कुछ देख लीजिए, सब क्लियर है यहाँ से, 12 2 24, ठीक है। अब 2 से कितना टाइम, 3 टाइम, तो 3 1 3, 3 2 6, तो 63 डिग्री आपका आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लॉक का कह सकते हो आप इस क्वेश्चन को, ठीक है दोस्तों। तो आई होप ये 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चीज़ों को बार बार देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको देखने में, और मैं पूरी मेहनत से आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। नेक्स्ट वीडियो भी मेरी आपको जल्दी मिलेगी। थैंक यू गाइस।